तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर है आज का कोशिका जीवन की इकाई। एनसीईआरटी से रीडिंग करेंगे। आइए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पिछले पेज पे देखिए, इधर चैप्टर है और इधर हमारे पिछले पेज पे यहाँ पे वैज्ञानिक दिया गया है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इसके विषय में, फिर हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। आइए, उम्मीद करते हैं आपको विजिबल होगा। जीएन रामाचंद्रन प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व थे तथा मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर के संस्थापक थे। भाई साहब क्या बात है। जीएन रामाचंद्रन के विषय में बताया कि एक प्रोटीन संरचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट का व्यक्ति था और मद्रास स्कूल ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलिमर के क्षेत्र में सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज की। तो इनके दो कार्य बता दिया गया। सन 1954 में नेचर में प्रकाशित कोलेजन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज की तथा रामाचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण से संरचनात्मक जीव विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त हुई। आपका जन्म 8 अक्टूबर 1922 को दक्षिण भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र कोचीन के निकट एक गांव में हुआ था। आपके पिता एक स्थानीय कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे, अतः रामाचंद्रन की गणित के प्रति रुचि पैदा करने में उसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। आपने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के उपरांत मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स की सर्वोच्च स्थान प्राप्त की। जब आप 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, तब आप कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे। तब आपकी मुलाकात लाइनस पॉलविंग से हुई तथा वे उनके अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट संरचना के मॉडल पर प्रकाशित कार्य के बहुत प्रभावित हुए थे, जिससे आप कोलेजन की संरचना को हल करने की ओर अपना ध्यान खींचा था। आप 78 की आयु में 7 अप्रैल 2001 को स्वर्गवासी हुए। तो मूलतः हमें जीएन रामाचंद्रन के बारे में दो बातें याद रखनी है कि इन्होंने किस चीज़ का खोज किया था। तो इन्होंने दो चीज़ का खोज किया था। यहाँ एनसीईआरटी लिखता है कि कोलेजन के तिहरी कुंडलित संरचना की खोज तथा रामाचंद्रन प्लॉट के उपयोग से प्रोटीन के बहुलक का विश्लेषण। तो कोलेजन जीएन रामाचंद्रन साहब के विषय में दो चीज़ का याद रखना है कि सबसे पहले तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि रिडक्शनिस्ट अच्छा, एक और बात इधर दिया गया है जो कि नीट में आया भी हुआ था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट, ये वाला यहाँ से बात आया था। चलिए हम शुरू से ही पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान जीवित जीवों का अध्ययन है। इनके स्वरूप और आकृति का विस्तृत विवरण ही सहज उनकी विविधता को प्रस्तुत करता है। कोशिका सिद्धांत या परिकल्पना इस विविध स्वरूप में निहित एकत्व को इंगित करता है, अर्थात जीवन के सभी स्वरूप में कोशिकीय संगठन बताता है। इस खंड में दिए गए अध्याय के अंतर्गत कोशिका संरचना तथा विखंडन द्वारा कोशिका वृद्धि का एक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही कोशिका सिद्धांत जीवन प्रत्याभासों अर्थात शरीर विज्ञान व व्यवहारिक प्रक्रमों के रहस्य का बोध भी पैदा करती है। यह रहस्य जीवित प्रतिभासों के कोशिकीय संगठन की अक्षमता की आवश्यकता थी, जिसे प्रदर्शन से या अवलोकन किया। शरीर विज्ञान के व्यवहारिक प्रक्रम को समझने और अध्ययन करने के लिए कोई भी व्यक्ति को भौतिक रासायनिक उपागम अपनाना या परीक्षण हेतु कोशिका मुक्त प्रणाली इस्तेमाल करना पड़ता है। यह उपागम हमें आणविक भाषा में विभिन्न प्रक्रमों को वर्णित करने के योग्य बनाता है। यह उपागम जीवित ऊतक में तत्वों और यौगिकों के विश्लेषण द्वारा स्थापित होता है। इससे हमें पता लग पाएगा कि एक जीवित जैविक में किस प्रकार के कार्बनिक
यौगिक उपस्थित हैं। अगले चरण में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंदर के यौगिक क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से यह संपूर्ण शरीर विज्ञान प्रक्रम जैसे पाचन, उत्सर्जन, स्मरण, सुरक्षा, पहचानना आदि करते हैं। दूसरे शब्दों में हम प्रश्न का उत्तर देते हैं, समस्त शरीर वैज्ञानिक प्रक्रमों का अनु आधार है। क्या है? समस्त शरीर वैज्ञानिक प्रक्रमों का अनु आधार है। क्या यह किसी बीमारी के दौरान प्रकट असामान्य प्रक्रमों को भी स्पष्ट कर सकते हैं? जीवित वैज्ञानिक के इस प्रक्रम रासायनिक उपागम को समझने एवं अध्ययन की प्रक्रिया न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहलाती है। तो आप क्या समझे? यही से क्वेश्चन आया था कि आप यहाँ से आप पढ़िए, जीवित जैविक के इस भौतिक और रासायनिक उपागम को समझने और अध्ययन की प्रस्तुति को न्यूनीकरण जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो अगर ये आया कि जीवित जैविक के भौतिक और रासायनिक उपागम को समझने और अध्ययन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जवाब क्या देना है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट या न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर जीव विज्ञान को समझने के लिए भौतिक और रसायन शास्त्र की तकनीकों एवं सफलता का उपयोग किया जाता है। इस खंड के अध्याय 9 में यानी जिसमें जैव अणु है, जैव अणु का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया गया है। तो कुछ थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी टॉपिक निहित है इसमें। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। इस पूरे पेज से हमें सिर्फ इतना जानना है कि न्यूनीकरण जीव विज्ञान क्या है। तो न्यूनीकरण जीव विज्ञान उसे कहते हैं जब हम किसी भी जीवित जैविक का भौतिक और रासायनिक उपागम को समझने और अध्ययन करने के लिए जो प्रक्रिया का अपनाते हैं, उस प्रक्रिया को रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि अगर किसी जीवित जैविक का भौतिक और रासायनिक उपागम का अध्ययन करेंगे समझने के लिए, तो उसको हम प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं। आइए अब हम लोग चैप्टर में एंट्री करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझते होंगे। अध्याय 8, आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी को पढ़ते जाइए, आप भी रीड करते रहिए। जहाँ समझ ना आए पॉज करिए और स्मरण कीजिए, सोचिए। और मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आप पहले कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आने वाला है। पहले आप खुद से पढ़िए, फिर यहाँ से पढ़िए, बेहतर समझ आएगा आपको। आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई, पहला टॉपिक है कोशिका क्या है। उससे पहले इंट्रो पढ़ते हैं। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं, जी हाँ, हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं, तो क्या दिखता है? या तो जीव दिखेगा या तो निर्जीव दिखेगा। यही कह रहा है कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को पाते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे, बिल्कुल सही बात है, आश्चर्य करते हैं। अगर आप रील में खोए हैं तो शायद आप नहीं करेंगे आश्चर्य, लेकिन करिएगा। अगर आप देखिएगा कि कुछ चीज़ें हैं जो घूम रही है, जो हरा है, कुछ पीला है, कुछ लाल है, कुछ ये है, कुछ निर्जीव है, कुछ सजीव है, तो आपको आश्चर्य होगा। अगर आप जीवित मानव हैं तब आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव कहलाते हैं। देखिए, हम लोग मानव है, हम लोग जन्म लेते हैं खुराफाती करते हुए, उछल कूद करते हुए, कानते रोते जन्म लेते हैं और जीवन भर पूछने में लग जाते हैं क्या, क्यों, कैसे। तो यही सब है कि हम लोग पूछते हैं कि कोई सजीव है तो सजीव क्यों कहेंगे उसको, कोई निर्जीव है तो उसको निर्जीव क्यों कहेंगे। तो ये सब सवाल आता है। तो निर्जीव जीव नहीं हो सकते हैं, जिस कारण, अच्छा,
आइए एक और पढ़ते हैं। आप अवश्य आश्चर्य करते होंगे एवं अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसा क्या है जिस कारण जीव जीव कहलाते हैं और निर्जीव जीव नहीं हो सकते हैं। ऐसी एक कौन सी कड़ी है या ऐसा क्या कड़ी है बनाए हैं जिसके वजह से हम निर्जीव को जीव नहीं कहते हैं और सजीव को सजीव कह रहे हैं। इसी क्या चीज है, यही पूछ रहा है, आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करने का कोशिश कर रहा है। इस जिज्ञासा का उत्तर तो केवल यही हो सकता है कि जीवन का आधारभूत इकाई जीव कोशिका की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति है। बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी लिखता है कि इस क्वेश्चन का यही उत्तर है कि पूरे जीवन का जो फंडामेंटल यूनिट है, जो आधारभूत इकाई है, वो है कोशिका के रहना और न रहना। अगर कोशिका आप में है तो आप सजीव कहलाइएगा। दुनिया के किसी भी जीव में, किसी भी चीज में अगर कोशिका की उपस्थिति है मतलब सजीव है, और अगर नहीं है तो वो निर्जीव है। इस चीज से तय कर रहा है। चलिए आगे पैराग्राफ पढ़ते हैं, समझते हैं। सभी जीवधारी कोशिका से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। समझे? कह रहा है कि दुनिया के जितने भी जीव हैं सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। भले हमारा शरीर बहुत बड़ा दिखता है, हम बहुत ये दिखते हैं वो दिखते हैं, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल इकाई है, जो सबसे छोटी से छोटी चीजें हैं हमारे अंदर, वो क्या है? कोशिका है। और उन्हीं चीजों से हमने करोड़ों कोशिका, पता नहीं खरबों कोशिका बना मिला और एक शरीर बना। एक कोशिका कई सारा, फिर कोशिका भी कई सारा मिलकर बना तो उत्तक बना, उत्तक से अंग बना, अंग से शरीर बना। तो ये होता है। तो ये कह रहा है कि सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं जिसके अंदर जीवन है, वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ जीव एक कोशिका हो और हो सकता है कि कुछ जीव अनेक कोशिका से भी मिलकर बना हो। तो ये बात जो हम डिसाइड कर रहे हैं, ये किसके बेसिस पे कर रहे हैं? कोशिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बेसिस पर, कि अगर जीव में कोशिका होगा तो कैसे कैसे हो सकता है। या तो एक कोशिका होगा तो उसको एक कोशिका बोल दे देंगे, अगर उसमें बहुत सारे कोशिका होंगे तो उसे अनेक कोशिका बोल देंगे। जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। आइए अब चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं। परिचय हमारा खत्म होता है और पहला जो टॉपिक है कोशिका क्या है, अब हम लोग सेल के विषय में जानेंगे, स्टडी करेंगे। कोशिका जीवधारी, कोशिकीय जीवधारी मतलब आप एक कोशिकीय यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवधारी स्वतंत्र अस्तित्व यापन मतलब आजाद होता है अपने जीवन जीने के लिए, जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम है। चाहे वो एक कोशिकीय ही जीव क्यों ना हो, वो अपने आप जीवन जीने के लिए, सभी कार्य करने के लिए सक्षम है और स्वतंत्र है। समझे? कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता है। अगर कोशिका नहीं है तो हम नहीं कह सकते हैं कि उसका स्वतंत्र जीव का अस्तित्व है। ठीक? इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। समझे? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक इकाई होती है। देखिए, इस लाइन को अगर हम और समझने का प्रयास करेंगे तो संरचनात्मक मतलब कि उसका जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये उंगली है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, फिर ऐसे करके पांचों उंगली है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो संरचना हम देख रहे हैं, ये इसको संरचनात्मक बोले। ये बना कैसे है? कोशिका से इसकी संरचना बनी है। जैसे ये कलम है, ये इस कलम का संरचना प्लास्टिक से बनी है या फिर जो भी चीजें इसमें लगी है, ये गोल है, लंबा है, बेलनाकार है या कुछ भी है, तो ये जो संरचना बनी है इसकी छोटी से छोटी कुछ न कुछ इकाई होगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई कण होगा छोटा सा, और यहाँ पर भी जो कोई कण होगा जीव के शरीर में,
उसका जो सबसे छोटा इकाई है जो उसकी संरचना को निर्धारित कर रहा है वो क्या है, कोशिका है। और क्रियात्मक मतलब कि उसका फंक्शनल, उसका जो कार्य, उसमें जो कार्य करने का काम कर रहा है उसको कोशिका बोलेंगे। तो दो चीजें आपको याद रखना है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होता है, कोशिका होता है। सजीव के मूलभूत इकाई जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से कार्य करती है वो कोशिका है। एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा और इसका वर्णन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की। समझे कि एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक साहब आए पहली बार और कोशिका को देखा। कौन सा कोशिका को देखा? तो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा। लेकिन पहली बार तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था, लेकिन जीवित कोशिका को पहली बार एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने देखा। फिर पहली बार केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, इनके सुधार के बाद फ्रेजकनट्रस्ट, मतलब ये सूक्ष्मदर्शी का नाम है, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है वैसे ही ये सूक्ष्मदर्शी भी था, द्वारा कोशिका की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो सका। समझे कि अगर कोशिका का विस्तृत मतलब विस्तार से अध्ययन करना है, अच्छे से खोल खोल करके मतलब जूम करके उसका अध्ययन करना है, तो एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी हमें चाहिए होगा। तो 1950 के बाद उन्हें हम लोग कोशिका को अच्छे से देख सके। वैसे बहरहाल पहले से ही वैज्ञानिक लोग देखे थे। आइए अगला जो टॉपिक है हम लोग एंट्री करते हैं कोशिका सिद्धांत में। उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाडेन ने बहुत सारे पौधे का अध्ययन करने के बाद पौधे के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो पौधे में उत्तक का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहा जाता है। तो दो वैज्ञानिक आते हैं कोशिका सिद्धांत में। सबसे पहले 1838 में स्लाडेन आते हैं जो कि एक ब्रिटिश का प्राणी वैज्ञानिक था। हालांकि एनसीईआरटी में ब्रिटिश दिया गया है लेकिन इसको अब जर्मन कर दिया गया है, तो आप भी जर्मन कर लीजिए कि जर्मन का। अच्छा यहाँ पर है, अच्छा हाँ यहाँ पर तो दिया ही है 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक। हाँ जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक जो स्लाडेन थे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ढेर सारे पौधे का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। फिर हमारे आते हैं 1839 में जर्मन के एक और वैज्ञानिक थियोडोर स्वान। देखिए यहाँ पर ब्रिटिश दिया था लेकिन जर्मन का अब नई एनसीईआरटी में कर दिया गया है। तो जर्मन प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतुओं का अध्ययन किया। ये भाई साहब ने पौधे पर अध्ययन किया, ये जंतु और पौधा दोनों पे अध्ययन किया। हालांकि थे तो ये प्राणी वैज्ञानिक लेकिन पौधे पर भी अध्ययन किया। कौन? स्वान साहब। तो स्वान ने जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि जंतु कोशिकाओं के बाहर एक बहुत पतली परत मिलती है जिसे जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली आजकल के हम लोग कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। तो इस वैज्ञानिक ने पौधे का भी अध्ययन किया, जंतु का भी अध्ययन किया। जब जंतु का अध्ययन किया तो पाया कि उसके बाहर एक झिल्ली मिलती है, और जब पौधे का अध्ययन किया तो उसने पाया कि उसके बाहर एक मोटी भित्ति मिलती है। तो ये अंतर इसको पता चल गया। उसको एक अनूठा ना विशेषता, इसको अलग प्रकार का विशेषता दिख गया कि भाई साहब पौधे में तो एक मोटा भित्ति मिल रहा है और जंतु में तो एक पतला झिल्ली मिल रहा है। तो यहाँ से इन्होंने भाई साहब अंतर करना शुरू कर दिया। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि भाई जो भी है, मतलब पौधे हो या प्राणी हो, पौधे एवं वनस्पति का शरीर, वनस्पति मतलब कि पौधे, सॉरी प्राणी मतलब कि जंतु, वनस्पति मतलब पौधे, तो जंतु और पौधे का शरीर, कोशिकाओं और उनके उत्पाद मतलब उत्तक। तो प्राणियों और वनस्पतियों के शरीर कोशिका और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। हम क्या कहे आप समझे? प्राणियों का मतलब क्या? एक जंतु, मतलब कि कोई सा भी दुनिया के जितने भी जंतु हैं सभी जंतु,
और वनस्पति मतलब पौधे, जो जितने भी जंतु हैं और पौधे हैं उनका शरीर मतलब उनका जो शरीर है वो कोशिका से तो बने ही हैं। और कोशिका उत्पाद मतलब कि कोशिका उनके उत्पाद मतलब उत्तक से भी मिलकर बना है, समझे। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन किया। तो हम लोग कहते हैं कि स्लाइडेन और स्वान ने मुख्य रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए समझते हैं। स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यद्यपि अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इस साल नीट में ये क्वेश्चन आया भी है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताना होगा आपको कि स्लाइडेन और स्वान ने किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत बताने में असफल रहा कि ये भाई साहब से पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि ठीक है ये सब ठीक है लेकिन नई कोशिका कैसे बनता है, तो ये भाई साहब हाथ उठा दिए, बोला नहीं हमको नहीं पता है। तो मुख्य रूप से हम कहते हैं कि ये असफल रहे नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को बताने में। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और कैसे होती है ये बताया। ये भाई साहब चिल्ला रहे थे कि ओमनिसेलुला इसेलुला ओमनिसेलुला इसेलुला। तो भाई पूछा कि रे रुडोल्फ बा तो बताइबे कि ओमनिसेलुला इसेलुला का मतलब की होय छै। तो ये भाई साहब बताते हैं कि भाई ओमनिसेलुला इसेलुला का मतलब होता है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो रुडोल्फ विर्चो साहब 1855 में बताया कि कोई भी कोशिका का निर्माण उसके पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। हमें अभी आपको क्या बताएं कि 1855 का वो साल जब रुडोल्फ विर्चो ने किया कमाल। क्या कमाल किया बताया, ओमनिसेलुला इसेलुला मतलब हर वो कोशिका नई कोशिका अपने पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इन्हें स्लाइडेन व स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। भाई अभी तक ने जो परिकल्पना स्लाइडेन ने दिया कि सभी पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और स्वान ने जो अपना सिद्धांत दिया कि सभी प्राणी भी कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और फिर इसने बताया कि सभी जीव मतलब कि सभी कोशिका अपने पूर्व स्थित कोशिकाओं से बने होते हैं। तो अब ये नया कोशिका सिद्धांत दोनों को मिला करके दिया। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नमत है। अभी हम लोग इन कोशिका सिद्धांत के विषय में जानते हैं कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ये तो उसका सिद्धांत दिया था। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होते हैं, ये इसका सिद्धांत है रुडोल्फ विर्चो भाई साहब का, समझे। आइए अगला टॉपिक है कोशिका का समग्र अवलोकन। आरंभ से आप प्याज के छिलके और या मनुष्य की गाल की कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके हैं। भाई साहब हम तो नहीं देखे हैं, चलिए ठीक है बताता है तो पढ़ लेते हैं। उनकी संरचना का स्मरण करें। अच्छा स्मरण याद करें, अच्छा हम जो देखे हैं उसको कैसे उसको याद करना, ठीक है हम तो भाई देखे नहीं हैं तो क्या स्मरण करेंगे। हाँ फील कर सकते हैं, हम घर में प्याज देखे हैं, उस प्याज के हाँ ठीक है। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका है जिसका बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व उसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होता है। हम लोग जानते हैं पादप कोशिका में सबसे ऊपरी परत में कोशिका भित्ति और ठीक उसके नीचे कोशिका झिल्ली मौजूद होता है। उसी प्रकार ये यहाँ तक बताता है। फिर बताता है कि मानव की गाल, अरे भैया गाल क्या बात कर रहे हो भाई, मानव की गाल की कोशिका का संगठन के में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। अगर आप मानव के गाल की चीख की कोशिका को निकालेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर आपको एक सिर्फ बाहरी परत में एक कोशिका झिल्ली मिलेगा। मनुष्य के गाल की कोशिका के संगठन के बाहर की तरफ केवल एक कोशिका झिल्ली निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, समझे कि
फिर उसके बाद आपको जो आंतरिक संरचना मिलेगा केंद्रक, इस केंद्रक में गुणसूत्र होगा मतलब क्रोमोसोम, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी होगा। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, वह जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। दो बातें हैं, अगर किसी में झिल्ली युक्त केंद्रक है तब जाकर के उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट, अगर किसी में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं है तब उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट। चलिए बढ़िया है जी, दो बातें आपको बताया। दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिका में इसके आयतन को घेरे, किसके आयतन भाई, उसे यूकैरियोट, वो जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता है उसे प्रोकैरियोट। दोनों यूकैरियोट और प्रोकैरियोट कोशिका में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल मतलब कि द्रव्य टाइप का आव्यूह मिलता है, खाली जगह मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज फैंटास्टिक। दोनों पादप और जंतु कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं का कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहाँ था, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों में कोशिकीय क्रियाओं का कोशिका द्रव्य एक, यहाँ से कोशिकीय क्रियाओं का हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यही संपन्न होती है। समझे? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त सभी विभिन्न संरचना मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए कोशिकांग के विषय में बताया जा रहा है कि अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी सम्मिश्र, लयन काय यानी कि लाइसोसोम, रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। समझे? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो, देखिए यहाँ पे कोशिकाओं था, लेकिन कोशिकाओं कॉन्सेप्ट के अनुसार कोशिकाओं नहीं होगा तो क्या होगा, कोशिकांग। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग का अभाव होता है। आइए अब हम कुछ संरचना को देखते हैं, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। लाल रुधिर कोशिका कैसा होता है, गोल और द्विअवतली। देख सकते हैं संरचना गोल और द्विअवतली होता है। श्वेत रुधिर कोशिका अमीबीकृत होता है। स्तंभाकार उपकला कोशिका लंबी और संकरी होता है। तंत्रिका कोशिका देख सकते हैं आप, तंत्रिका कोशिका को शाखित और लंबी होती है। देखिए शाखित भी है और लंबा भी है। तो जैसे एक वाहिनी दीर्घीकृत होता है, मध्योतकी गोल होता है। मतलब कोशिका दिया गया है, उसके आकार पे बात किया गया है कि लाल रुधिर कोशिका गोल और द्विअवतली, श्वेत रुधिर कोशिका में विकृत, स्तंभाकार उपकला कोशिका लंबी और संकरी, तंत्रिका कोशिका शाखित और लंबी, एक वाहिनी की दीर्घीकृत, मध्योतकी गोल। तो हम लोग अभी जाने की विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का चित्र और उनके नाम। माफी चाहूंगा, आइए आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोट व प्रोकैरियोट दोनों में कोशिका झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो पुराने से पुराने प्रोकैरियोट हो। दोनों में कोशिका में, दोनों कोशिकाओं के अंतर्गत हमें राइबोसोम देखने को मिलता है जो कि झिल्ली रहित अंग है। मतलब इसके बाहर कोई झिल्ली नहीं दिखाई पड़ेगा। समझे? कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंगकों हरित लवक व सूत्र कणिकाओं में व खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिकाओं में भी मिलते हैं। समझे? सिर्फ और सिर्फ कोशिका के द्रव्य में ही, कोशिका द्रव्य में ही आपको नहीं दिखाई देगा, बल्कि अन्य, देखिए यहाँ दो कहा लेकिन यहाँ तो तीन नाम बता दिया, तो यहाँ तीन होना चाहिए सूत्र, बल्कि तीन अंगकों हरित लवक, सूत्रकणिका व खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो अन्य तीन कोशिकांगों में भी ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। कौन? राइबोसोम चाचा हैं? चाचा, हाँ चाचा ही बोल दीजिए। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक काय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं। क्या बोला? जंतु कोशिका में झिल्ली रहित, अभी झिल्ली रहित की बात कर रहा है, यहाँ भी झिल्ली रहित
यहाँ भी झिल्ली रहित मतलब जो इसके बाहर झिल्ली नहीं लगा है। तारक का जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, सेंट्रीसोम। केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं, तारक का और तारक केंद्रक ऐसे करके कह सकते हैं। जैसे अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। तो जंतु कोशिका में एक झिल्ली रहित अंग मिलता है जिसको कहते हैं तारक काय या तारक केंद्र, जिसमें झिल्ली नहीं मिलेगा आपको, झिल्ली के बिना रहता है ये। कोशिका माप, आकार और कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है। फिर बात को ध्यान से सुनिए, कोशिका एक समान होती है लेकिन माप के और आकार के और कार्य के दृष्टि से अलग अलग होता है। आप यहाँ देखा, हम लोगों ने यहाँ यही तो सीखा। उदाहरण के लिए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर की लंबाई की, जबकि जीवाणु 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारी में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका में होती है। ये बिंबाकार, बहुभुजीय, स्तंभी, घनाभे धागे की तरह असमाकृति प्रकार की होती है। कोशिका का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न होता है। तो अभी हमने यहाँ पर सीखा कि कोशिका और कार्य, आकार कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं, क्या होते भी हैं। जीवाणु का आकार 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। विषाणु का आकार 0.02 माइक्रोमीटर का होता है। माइकोप्लाज्मा का आकार 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। पीपीएलओ का आकार 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रारूपिक जीवाणु की बात करें तो प्रारूपिक जीवाणु 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। विषाणु की बात करें तो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। आइए समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा व प्लूरोनिमोनिया सम ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव पीपीएलओ मिलते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का प्रतिनिधित्व कौन से जीव करता है तो आपका उत्तर होना चाहिए जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया समजीव। सामान्यतः ये यूकेरियोटिक कोशिका में सबसे बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेजी से विभाजित होती है। ठीक, ये वो यूकेरियोट्स के तुलना में प्रोकैरियोट्स अधिक तेजी से विभाजन करेंगी, अपना जीवन क्षमता को आगे बढ़ाएगी। ये समझना पड़ेगा हमें कि क्या समझे, ये यूकेरियोटिक कोशिका की से छोटी होती है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और काफ़ी तेजी से विभाजित करती है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। किसका? प्रोकैरियोटिक कोशिका का यूकेरियोटिक कोशिका से। जीवाणु के 4 मूलाकार होते हैं, दंडाकार, गोलाकार, कोषाकार, सर्पिलाकार। दंडाकार को बेसिलस बोलते हैं, गोलाकार को कोकस बोलते हैं, कोषाकार को विब्रियो बोलते हैं, सर्पिलाकार को स्पाइरलम बोलते हैं। समझे? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इनमें से स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली होता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र व गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्ताकार जीनोमिक डीएनए के बाहर होता है। इन डीएनए में वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षण को बताते हैं। उसमें एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। समझे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली रहित होता है, मतलब उसमें कोशिका भित्ति रहेगा ही। सिर्फ और सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद रहेगा और ग्लाइकोकेलिक्स उसके बाहर आवरण होता है जो कि बहुत मजबूती प्रदान करता है उसको। और उसमें साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव होता है भरा हुआ,
मैट्रिक्स भी होता है। और सबसे बड़ी और गंभीर बात कि उसका जो केंद्रक है वो नग्न अवस्था में पड़ा रहता है, ऐसे उसमें कोई झिल्ली लगा नहीं होता है। और उसके बाहर भी एक डीएनए मौजूद होता है, मतलब डीएनए के रूप में ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसको बोलते हैं, जिसका नाम प्लाज्मिड रखा गया है। जीनोमिक डीएनए के बाहर, मतलब मेन डीएनए के बाहर इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। एक वृत्त आकार का डीएनए मिलेगा जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु को विशिष्ट समलक्षण बताते हैं। जीवाणु का जो समलक्षण है ये जीवाणु में आपको मिल जाएगा। उसमें एक प्रतिजीवी प्रतिरोध होता है। क्या करता है, तो प्रतिजीवी प्रतिरोध होता है उसमें। आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु की बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण प्रवेदन हेतु उपयोग है। हम लोग जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर में यही पढ़ते हैं। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिकों, हाँ 12th की बात है ये, जैव प्रौद्योगिकी वाला। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों अंगक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता में कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मिजोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक भाई साहब बोल रहा है कि मेरे पास एक अंतर्वलन मिल रहा है, तो मतलब कि उसका एक यह विशेषता है। आइए उसके आवरण और रूपांतरण को देखते हैं। किसके, कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इसमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत, ग्लाइकोकैलिक्स आपको बताए अभी, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत पर कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिका आवरण है क्या है, कोशिका ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। मतलब शुरू से अंदर की ओर चले तो ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इस प्रकार से सीक्वेंस में। और ये तीनों परत मिलकर के एक दृढ़ मजबूती प्रदान करने वाला उसका आवरण बना देता है। जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित, ग्राम कौन थे, वैज्ञानिक थे, क्रिश्चियन ग्राम पूरा नाम है, अभिरंजित के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक, और जो अभिरंजित नहीं हुआ, जो रह गया, उसे ग्राम ऋणात्मक कह देंगे। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न कोश जीवाणु में संरचना और मोटाई में भिन्न होते हैं। ठीक समझे कि अलग अलग प्रकार के जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स का संरचना और मोटाई अलग अलग होंगे। अगर कहीं पे आपको समान दिख जाए तो एनसीईआरटी को रपेट के मारने नहीं लगना है। एनसीईआरटी साफ शब्दों में लिखता है कि अलग अलग होता है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है जिसे अपंक परत कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में यह अगर ढीली आच्छाद मिल रहा है मतलब कि वो अपंक परत है। अगर वहीं दूसरी तरफ यह मोटी और कठोर आवरण मिल रहा है तो यानी कि वो संपुटिका यानी कैप्सूल कहलाता है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, तो कोशिका को आकार का निर्धारण करना और कोशिका को सशक्त रूप से संरचनात्मक भूमिका प्रदान करना और जीवाणु को फटने और निपातित मतलब कि वो पिचकने से बचाने का काम करता है। कौन, इसके ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो कोशिका भित्ति आवरण है वो जीवद्रव्य झिल्ली का, मतलब कि जीवद्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णात्मक होती है, मतलब कि उसको आर पार जाने की क्षमता प्राप्त होता है, मतलब कि उसके पास नेचुरली ये गुण है। इसके द्वारा मतलब भेजने का एक वो है। इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होता है। संरचना अनुसार झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव होती है।
कि मीजोसोम कहते हैं। समझे कि अगर उसमें एक विशेष फैलाव कहीं पे निकला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, जीवद्रव्य झिल्ली के अंदर अगर कोई विशेष फैलाव है तो उसको मीजोसोम बोलेंगे। और यह फैलाव पुटिका, नलिका और पटलिका किसी भी रूप में मिल सकता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण क्या करता है, या मीजोसोम का काम क्या है, तो कोशिका भित्ति का निर्माण करना पहला काम, डीएनए का प्रतिकृतिकरण दूसरा काम, संतति कोशिका में वितरण तीसरा काम, श्वसन चौथा काम, स्रावी प्रक्रिया में मदद करना पांचवा काम, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाना छठा काम, एंजाइम मात्रा को बढ़ाना सातवां काम में सहायता करता है। 7 काम मीजोसोम के दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, कोशिका भित्ति का निर्माण करना, डीएनए का प्रतिकृतिकरण करना, उसकी पुत्री कोशिका में वितरण करना, और श्वसन में मदद करना, स्रावी प्रक्रिया का निर्माण, स्रावी प्रक्रिया में, और पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाने में, एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में, इन सारी चीज़ों में मीजोसोम मदद करता है। जो क्या है, जो जीवद्रव्य झिल्ली के आंतरिक अंतर्वलन से बनी हुई एक संरचना है। समझे। प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में जीवद्रव्य झिल्ली विस्तार होता है, जिसे वर्निकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। समझे कि अगर कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, वो मिल जाए तो उसमें एक और इसी प्रकार का विस्तार मिलेगा झिल्ली का, जिसको बोलते हैं वर्निकी लवक, क्रोमेटोफोर्स अंग्रेजी में बोले तो। इसमें वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए इसको वर्निकी लवक कहते हैं। और ये ठीक, जीवाणु कोशिका चलायमान और अचलायमान, अगला टॉपिक आ गया है। अब जीवाणु कोशिका चलायमान भी हो सकता है और अचलायमान भी हो सकता है, मतलब चल भी सकता है और रुक भी सकता है, ना भी चल सकता है। यदि वह चलायमान है तब कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, तो उसके कोशिका भित्ति में एक पतली संरचना बाहर निकलती है, जिसे हम लोग कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। समझे, भिन्न हो सकता है, संख्या अलग हो सकता है, विन्यास अलग, रहने की स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन रहेगा तो जरूर। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बांटा गया है। कशाभिका मतलब कि फ्लैजिला, चलने की जो क्षमता जो प्रदान करता है जीवाणु को। तंतु, अंकुश, आधारित शरीर, उसमें 3 भाग है। सबसे लंबा भाग तंतु, जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, अंकुश, और आधारिका या आधारित शरीर, ऊपरी हिस्सा। तंतु कशाभिका के सबसे बड़ा भाग होता है। यह कोशिका सतह की से बाहर की तरफ फैला होता है। समझे। जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाली संरचना रोम व झालर इसकी गति में सहायता नहीं करता है। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आपसे फंसाने के लिए पूछ सकता है कि जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाली संरचना रोम व झालर इसकी गति में सहायक नहीं होता है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। समझे। झालर लघुसुक जैसे तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणु और उनको पानी की धाराओं में पाए जाने वाले चट्टान व पोषक तत्व को चिपकाने में सहायता प्रदान करते हैं। समझे। जो रोम और झालर है वो क्या करता है, चिपकने में सहायता प्रदान करता है, लेकिन गति नहीं करवाता है। किसका, कोशिकाओं, कशाभिका के माध्यम से। जिस प्रकार कशाभिका गति कराता है वैसे ही रोम और झालर गति नहीं कराता है। क्या करता है, चिपकने में सहायता प्रदान करता है। राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड, अगला टॉपिक राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड। राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और 2 उप इकाई में 50 व 50 एस और 30 एस की बनी होती है, यानी 50 और 30 एस की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70 एस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाता है। देखिए ये बायोलॉजी है, यहाँ गणित का जोड़ ऐसा ही होता है कि 50 और 30 को जोड़िएगा तो 70 बनता है। ये गुण है, ये सिर्फ बायोलॉजी वाले विद्यार्थी समझ सकते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहुराइबोसोम या बहुसूत्र या पॉलीसोम कहा जाता है। बहुसूत्र में राइबोसोम संदेशवाहक
आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। समझे? अगर कई सारे राइबोसोम एक साथ जुड़े हुए हैं तो उसको बहुराइबोसोम या पॉलीसोम कह देते हैं। अंतर्विष्ट पिंड, प्रोकैरियोटिक कोशिका में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। समझे? कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच जाता है पदार्थ वो कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में कहलाते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं, ये आज़ाद होते हैं, ये किसी झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े होते हैं, आज़ाद होते हैं, ये कहीं भी किसी जगह पड़े होते हैं। उदाहरण के लिए फास्फेट कणिका, साइकोफासिन कणिका, ग्लाइकोजन कणिका, गैस राजधानी, नील हरित बैंगनी हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलते हैं। गैस रसधानी किन में मिलेगा? नील हरित में, बैंगनी में और हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में। इन तीनों प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में गैस रसधानी मिलेंगे। और अंतर्विष्ट पिंड के उदाहरण के तौर पर याद रखिएगा फास्फेट कणिका, साइकोफासिन कणिका, ग्लाइकोजन कणिका। यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका का डायग्राम दिया गया है, तो आइए हम लोग इसके लेवल को याद करते हैं। देखिए, ये है पादप कोशिका। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण आप देख सकते हैं, कठोर भित्तिनुमा आकार का, जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसके ठीक नीचे वाले परत को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और जो दोनों को जोड़ने का काम करता है उसको जीवद्रव तंतु बोलते हैं। और ठीक उसके अंदर आएंगे तो कई सारे कोशिकांग नजर आएंगे हमारे को। तो आइए शुरू से नामकरण करते हैं। सबसे पहले ये गोल वाला संरचना जो थोड़ा बड़ा दिखेगा उसको लाइनका या लाइसोसोम बोलेंगे। फिर ये संरचना जिस पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर राइबोसोम उपस्थित है तो उसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोल रहे हैं। अगर कोशिका के अंदर एक छोटी सी संरचना दिखे, मतलब कि केंद्रक जिसको हम बोलते हैं, वो केंद्रक, उसके अंदर केंद्रिका गोलाकार संरचना होता है। केंद्रक उपकरण मतलब कि गोल्जी उपकरण जिसको बोलते हैं, ये संरचना कुंडीनुमा। केंद्रक आवरण, जो केंद्रक के बाहर केंद्रक आवरण होता है, यूकेरियोटिक कोशिका का पहचान है। कोशिका झिल्ली, ये देखिए सबसे पहला आवरण कोशिका झिल्ली मिल जाएगा। फिर आपको 90% स्थान छेकने वाला पादप कोशिका का राजधानी या रेक्तिका जिसको बोलते हैं। फिर सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति मिल जाएगा। फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ये एटीपी प्रदान करने वाला ऊर्जा का सबसे बड़ा घर, सूत्रकणिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया। फिर बहुत छोटी छोटी संरचना जो आपको दिख रही है, ये सब क्या है? ये सब राइबोसोम है। फिर ये इस प्रकार की संरचना क्लोरोप्लास्ट आपको दिख जाएंगी। हम लोग इसके डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ संरचना का चित्र देख करके मन में बैठा लीजिए। ये जो आपको खाली जगह पूरा दिख रहा है, खाली जगह में जो कोशिकांग है, ये तो कोशिकांग है ही, उसका नाम हम पढ़ ही रहे हैं। ये जो खाली जगह है उसको कोशिका द्रव बोलते हैं, जो कि कोशिकीय क्रियाओं का प्रमुख स्थल है। प्रोक्सिसोम, ये गोल संरचना, देखिए ये जो गोल संरचना है जिसमें कुछ भरा नहीं है उसको प्रोक्सिसोम बोल रहे हैं। ये जो गोल संरचना है जिसमें काला काला चीज भरा है उसको लेनका या लाइसोसोम बोल रहे हैं। याद रखिएगा इस बात का। फिर मध्यवर्ती तंतु, एक्टिन तंतु आपको मिल जाएगी यहाँ पे। सूक्ष्म नलिका मिल जाएगी आपको। ये जीवद्रव तंतु अभी हम बताए हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस प्रकार का संरचना आपको देखने को मिलेगा पादप कोशिका का। आइए अब जंतु कोशिका के संरचना पे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। यहाँ पर जंतु कोशिका के संरचना के ऊपर एक सूक्ष्मांकुर प्रकार का कुछ निकला हुआ है, माइक्रोविलाई जिसको बोलते हैं। जीवद्रव झिल्ली सबसे बाहरी आवरण को बोल रहे हैं। तारक का, जो कि कोशिका विभाजन का काम करता है। प्रोक्सिसोम, ये गोल संरचना प्रोक्सिसोम कहला रहा है। लाइसोसोम या लाइन का, ये देखिए गोल बड़ा संरचना जो कि आत्महत्या की थैली कहलाता है। राइबोसोम, जो कि बहुत छोटी छोटी संरचना है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दिख जाएगा। केंद्रक, ये बड़ी सी संरचना केंद्रक दिख जाएगा सबसे बीच सेंटर पर। केंद्रिका, इसके अंदर गोलाकार संरचना केंद्रिका दिख जाएगा। केंद्रक आवरण ये आपको दिख जाएगा। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथ एंडो SER जिसको कहते हैं। गोल्जी उपकरण, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्जी। अच्छा, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका को SER भी कहते हैं, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका को दूसरा नाम के रूप में आप कह सकते हैं RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए समझे। तो अभी हम लोग क्या देखे कि पादप कोशिका और प्राणी कोशिका का चित्र
नामांकित चित्र देखें। उम्मीद करते हैं कि लेबलिंग करना आप सीख गए होंगे, नहीं सीखे हैं तो एक दो बार कॉपी में बना करके सीखिए। चलिए हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका यानी कि ससीम केंद्रीय कोशिका। देखिए अंग्रेजी में बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका, लेकिन हिंदी नाम है इसका ससीम केंद्रीय कोशिका। सभी आद्य जीव, पादप प्राणी, उत्तक, कवक सभी आद्यजीव, पादप प्राणी व कवक यूकेरियोटिक कोशिका होती है। यूकेरियोटिक कोशिका के का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो आपको बताना है कि जितने भी आद्यजीव है, पादप है, प्राणी है, कवक है, ये सारी चीजें क्या है, पादप प्राणी तो मूल रूप से होता ही है, कवक और आद्यजीव आपको याद रखना पड़ेगा, और ये सब यूकेरियोटिक कोशिका है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगक की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव विस्तृत कक्षयुक्त होता है, मतलब हर चीज एक कक्षा में बंद होता है, एक मतलब डब्बा में बंद होता है हर कोशिकांग। यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका एक जैसी नहीं होती है। पादप और जंतु कोशिका विभिन्न होती है, समझे। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका एक जैसी नहीं होती है। जैसे पादप और जंतु की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पादप व जंतु भिन्न होते हैं, हम लोग अभी संरचना में भी देखें। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति लवक एक बड़ी केंद्रक रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। आपको प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति हम नहीं देखे, लवक भी नहीं देखे, बड़ी केंद्रक रसधानी भी नहीं देखे, तो ये सारा अंतर है। कोशिका में तारककाय मिलता है, प्राणी कोशिका में तारककाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तारककाय जंतु कोशिका में मिलता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं मिलेगा आपको। अब प्रत्येक कोशिकांग की संरचना और क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। आइए सबसे पहले जो आवरण है हम लोग का कोशिका झिल्ली, उसके विषय में जानते हैं। सन 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। अध्ययन के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड और फास्फोलिपिड होते हैं। इसमें जो लिपिड होता है कौन कौन होता है, लिपिड प्रमुख रूप से फास्फोलिपिड होता है, या फास्फोग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, जो दो सतहों की में व्यवस्थित होते हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, दोनों ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और जलभीरू पुच्छ अंदर की ओर होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई और ध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहता है, जो कि नीचे होता है। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिका में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, लेकिन अगर हम किसी एक का उदाहरण लें, जैसे मानव आरबीसी या रुधिराणु एरिथ्रोसाइट की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत व परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधीय प्रोटीन झिल्ली के सतह पर होता है, जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक व पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिस तरल कृमिर नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। आइए हम लोग संरचना को देखते हैं, जो कि तरल कृमिर प्रारूप के रूप में दिया गया। तो यही वो संरचना है जो तरल कृमिर प्रारूप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के रूप में दिखाया गया। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, यहाँ पे एक संरचना मिल जाएगा आपको जिसको शर्करा कहते हैं, फिर संरचना मिल जाएगा इसको प्रोटीन कहते हैं, फिर संरचना मिल जाएगा आपको ये दो स्तर ऊपर और नीचे, इसको
द्विसतह फास्फोलिपिड द्विस्तर बोलते हैं। ये आपको छोटा सा संरचना, यहाँ कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा, समझे। ये हम लोग अभी जाने जीवद्रव झिल्ली के तरल कृमिल नमूना को। आइए समझते हैं क्या कहता है। झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य जैसे झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण, श्रावण, अंत कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। कोशिका जीवद्रव झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणु का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदाहरण, विलय सांद्रता प्रवणता के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकते हैं, उसे झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली का वाहक प्रोटीन आवश्यक है। कुछ आयन व अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है, जिसे सोडियम आयन या पोटेशियम आयन पंप कहते हैं। आपन यहाँ लिखा है, इसको आयन कर दीजिएगा आप। कोशिका भित्ति, आइए अगला टॉपिक है कोशिका भित्ति। आपको याद होगा कि कवक और पौधे की जीवद्रव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण कोशिका भित्ति कहते हैं। आपको ये भी याद होगा दोस्तों कि जो कोशिका भित्ति होता है वो मूलतः निर्जीव होता है। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक सहायता या संक्रमण से बचाने का काम नहीं करता है, बल्कि यह कोशिका के बीच आपसी संपर्क बनाने बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाने रखने व अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोधन प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गेलेक्टन्स, मेनन्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधे में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति की स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है। वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी सतह होती है, जो आसपास के विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रखती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका को जीवद्रव तंतु आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव को जोड़ती है। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोला, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि जो मध्य पटलिका है, मध्य पटलिका मतलब जो कि दो कोशिका भित्ति को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जो आसपास की कोशिकाओं को चिपकाने का काम करता है। ठीक है, समझ गए। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका जीवद्रव तंतु यानी प्लाज्मोडेस्मेटा आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिका द्रव को जोड़ता है। आसपास की कोशिका द्रव को कौन जोड़ता है? जीवद्रव तंतु, जिसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। आइए अब चलते हैं मूलतः अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत। झिल्लीदार अंगक कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। इसमें बहुत से ऐसे होते हैं जिसके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इसीलिए इसको अंतःझिल्लिका तंत्र भी बोला गया। इस तंत्र के अंतर्गत अंतःप्रदर्वी जालिका, गोल्जिका, लेनिका, रसधानी, सूक्ष्मका, रसधानी तक आते हैं। 4 आपको कोशिकांग याद रखना है कि अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग शामिल हैं, तो अंतःप्रदर्वी जालिका, गोल्जिका, लयनका, रसधानी।
जैसे कि अगर हम बात करें सूत्रकनिका, हरित लवक, प्रोक्सीसोम कार्य उपरोक्त अंगों में संबंधित नहीं होते हैं, मतलब ये सब अंतःप्रद्रवी जालिका से संबंधित नहीं होता है, ये सब का कार्य एक अलग रूप से सामंजस्य रूप से नहीं होता है, अतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते हैं। किसको? सूत्रकनिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम को अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है। आइए पहला जो टॉपिक है हम लोग का अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको बोलते हैं समझते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में आप इसको ER भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, अतः जिसे को अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलता है उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। जिस पर राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है उसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं जिस संरचना के अंतर, देखिए ये तो केंद्रक है, केंद्रक के कोशिका आवरण से निकली हुई संरचना आपको दिख जाएंगी अंतःप्रद्रवी जालिका। जिस पर राइबोसोम चिपके हुआ है उसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोले, जिस पर राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है उसको हम लोग चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आइए इसके विषय में कुछ और दिया गया है उसे भी जान लेते हैं। कहता है उसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं जिस पर कि राइबोसोम अनुपस्थित होता है। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्रावन की प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेती है उसे खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुतायत में मिलती है। जिस कोशिका में आपको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुत ज़्यादा बहुधा में मिलेगी उसको मतलब समझ जाना है कि इस कोशिका में स्रावन की प्रक्रिया और प्रोटीन का संश्लेषण अधिक हो रहा है, समझे। तो ये काफ़ी फैली होती है और केंद्रक और बाह्य झिल्लिका तक फैली होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें तो प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। लिपिड संश्लेषण के लिए लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका में होते हैं। अब स्टेरॉयडल हार्मोन क्या है? ये वो हार्मोन है जो दवाओं का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब कि दवाओं से विषकारी पदार्थ को निकालता है। आइए अगला टॉपिक है गोल्जिका। गोल्जिका का संरचना अगर आप देखने की इच्छा हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्जिका का संरचना यह रहा। इसको हम लोग थैली या कुंड कहते हैं एक को, और डिस्क आकार की ये संरचना है, इसको कुंड कहा जाता है। ठीक, इसको हम गोल्जिका बोलते हैं। चलिए गोल्जिका के विषय में जानते हैं क्या लिखता है हमारे NCERT जी। गोल्जिका है कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक था जो कि 1898 में पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना देखी, तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गोल्जिका कहा गया। यह बहुत सारी चिपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बना हुआ संरचना है। ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी देखा भी, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर होता है, 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में स्थित मिलते हैं जिसे जालिका कहते हैं। गोल्जिका में कुंड की संख्या अलग अलग होती है। कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं जिसमें निर्माणकारी सतह उन्नतोदर शीर्ष और परिपक्व सतह उत्तलावतल ट्रांस होती है। मतलब कि जो शुरू वाला सतह होता है उसको निर्माणकारी सतह शीर्ष बोलते हैं, जो अंत वाला सतह होता है उसको उत्तलावतल ट्रांस या परिपक्व सतह बोलते हैं। अंगक शीर्ष व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े होते हैं। ये नहीं है कि पूरा अलग होता है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। गोल्जिका का मुख्य कार्य कोशिका द्रव के संवेष्टन कर अंतर कोशिकीय लक्ष्यों तक कोशिका को पहुंचाना और कोशिका के बाहर स्रावन करना। ठीक, अंदर कोशिका को पहुंचाना और बाहर के कोशिका के बाहर चीजों को पहुंचाना, ये किसका कार्य है? गोल्जिका का। संवेष्टन द्रव अंतःप्रद्रवी जालिका के पुटिका के रूप में गोल्जिका के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिका के अंतःप्रद्रवी जालिका
से निकट संबंध अंतःप्रद्रवी जालिका पर स्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। देखिए, प्रमुख स्थल आपको याद रखना है कि गोल्जी काय का प्रमुख स्थल, गोल्जी काय किस चीज़ का प्रमुख स्थल है, तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण का। लैनकाय यानी कि लाइसोसोम जिसको बोलते हैं, या झिल्ली पुटिका संरचना है जो संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय से बनते हैं। पृथक्कृत लयनकाय यानी कि पुटिका में जो सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है, हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज, कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि में पाचन का में कार्य करते हैं, जो कि सक्षम होते हैं। आइए अगला टॉपिक है रसदानी यानी कि वैक्यूल। कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को केंद्रक कहते हैं। इसमें पानी, रस उत्सर्जित पदार्थ व अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है भी उनमें मिलते हैं। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में या कोशिका का 90% स्थान घेरता है। कौन? रसधानी यानी कि वैक्यूल। पौधे में बहुत से आयतन व दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टेफेनोप्लास्ट से होकर रसधानी में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसधानी के टेफेनोप्लास्ट नहीं, टोनोप्लास्ट इसको बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक। कोशिका द्रव में की अपेक्षा काफी अधिक होता है। किसका? कोशिका द्रव में सांद्रता प्रवणता के विपरीत कोशिका रसधानी में ये ज्यादा होता है। आइए, अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है और प्रासरण नियमन के लिए भी। बहुत सारी कोशिका आद्य जीव में खाद्य रसधानी निर्माण खाद्य पदार्थ के निगलने के लिए होता है। अगला टॉपिक है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। समझते हैं सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। चित्र आपको देखने की इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे बाहरी झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहा जाता है, फिर उसके बाद आंतरिक झिल्ली को भीतरी झिल्ली बोल रहे हैं, फिर उसमें जो खाली जगह है उसको अधात्री बोल रहे हैं, फिर इसमें जो भीतरी झिल्ली है वो अंतर्वलन बना करके क्रिस्टी बना रही है, और जो उसके बीच का जो स्थान है उसको अंतर झिल्ली अवकाशिका कहा जाता है। तो हम लोग अभी जाने सूत्रकणिका का संरचना का अनुदैर्ध्य काट। आइए अब इसके विषय में थ्योरी को पढ़ते हैं। रेडी? आइए स्टार्ट करते हैं। सूत्रकणिका को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता है। समझे कि जब तक इसको विशेष किसी चीज से अभिरंजित नहीं करेंगे तब तक इसको सूक्ष्मदर्शी में नहीं देख सकते हैं। किस चीज से अभिरंजित करते हैं? तो जेनस ग्रीन बी डाई से इसको अभिरंजित किया जाता है। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि उसकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करता है। जिसमें जितना कार्य होगा उसमें उतना उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। ये आकृति और आकार में भिन्न होते हैं। हाँ, भिन्न होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। यह तस्तरी नुमा या बेलनाकार आकृति की होती है जो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी व 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। औसत व्यास बोले तो 0.5 माइक्रोमीटर। सूत्रकणिका की एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है जिसकी बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिक के 2 पृष्ठ जलीय कक्षों बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित होती है। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से बड़ा होता है अधात्री कहते हैं। समझे? जो इसका भीतरी कक्ष है जो घना और चीजों से भरा हुआ है उसको अधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है। बाह्य कला सूत्रकणिका की बाह्य सतत सीमा बनाती है। इसकी अंतर झिल्ली कई अधात्री की तरफ अंतर्वलन बनाती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। क्रिस्टी क्या करता है? तो इसके क्षेत्रफल को बढ़ाता है। दोनों इसकी झिल्ली में से इनमें से संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो सूत्रकणिका के कार्य से संबंधित होते हैं।
सूत्रकणिका का वायवीय श्वसन संबंध होता है, यानी कि सूत्रकणिका में अवायवीय श्वसन नहीं हो सकता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में सूत्रकणिका अपना कार्य संपन्न नहीं कर सकता है। इसमें कोशिका ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होता है। इस कारण से सूत्रकणिका की कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। तो सूत्रकणिका को यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी का उत्पादन करता है। सूत्रकणिका के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम यानी कि 70S और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। हमने संरचना भी देखा था। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हम लोग का प्लास्टिड। उम्मीद करते हैं आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। प्लास्टिड यानी कि लवक। लवक किस में पाया जाता है? तो सभी पादप कोशिका में तो पाया ही जाता है, और जो कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। ये आकार में बड़े के होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं, जिसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलते हैं। पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। इसी के वजह से जो पौधे हमें हरे दिखते हैं, जो पौधे हमें नीले, लाल, पीले, न जाने किस किस प्रकार के रंग दिखते हैं, वो इसी के कारण होता है। लवक के कारण पौधों का रंग हमें दिखाई पड़ता है। आइए हम लोग समझेंगे इसके प्रकार और अच्छे से थ्योरी के रूप में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे हरित लवक, वर्णिकी लवक, अवर्णिकी लवक। हरित लवक में पर्णहरित वर्णक जैसे कैरोटीनॉइड मिलते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय एंजाइम को संचित रखने का कार्य करते हैं। वर्णिकी लवक में जो वसा विलय कैरोटीनॉइड जैसे कैरोटीन, जेनिथोफिल व अन्य दूसरे मिलते हैं। समझे? जो 3 प्रकार के ये हैं, एक तो हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक। जो हरित लवक है वो उसमें क्या होता है? कौन सा वर्णक होता है? पर्णहरित वर्णक और कैरोटीनॉइड वर्णक होता है, जो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाशीय ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, संचित करता है। ठीक। और वर्णी लवक की बात करें, अगर दूसरी वर्णी लवक को बात करें, पहला हम लोग हरित लवक के विषय में जाने, दूसरा क्या है? वर्णी लवक है। आइए, वर्णी लवक में वसा विलय होता है। आपसे पूछा जाए कि वसा कैसा होता है, तो वर्णी लवक में विलय होता है, घुल जाता है। कैरोटीनॉइड वर्णक किसमें पाया जाता है? वर्णी लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो कैरोटीनॉइड वर्णक पाया जाता है। कैरोटीनॉइड वर्णक के उदाहरण पूछा जाए तो कैरोटीन और जेनिथोफिल है। वो अन्य दूसरे मिलते हैं, इसके कारण पादप को पीले, नारंगी, लाल रंग दिखाई पड़ते हैं। किसके कारण? कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण पौधे आपको पीले, लाल, नारंगी दिखाई पड़ेंगे। अवर्णी लवक की बात करें, तीसरा जो अवर्णी लवक है, अवर्णी लवक की बात करें तो विभिन्न प्रकार आकार और आकृति के रंगहीन वर्णक होते हैं। मतलब कि ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ये पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जहां पर आपको मुख्य रूप से दिख जाएंगे किसी भी चीज का, खाद्य पदार्थ का स्टोरेज करते हुए, जिसमें खाद्य पदार्थ को संचित कर रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है, जैसे आलू में तेल लवक, तेल व वसा। प्रोटीन लवक, प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधे के अधिकतर हरित लवक पत्ती के पर्ण मध्योतकी यानी कि मीजोफिल सेल में पाए जाते हैं। हरे पौधे में अधिकतर हरित लवक जो क्लोरोफिल वर्णक है वो किसमें? पर्ण मध्योतकी कोशिका में अधिकतर पाए जाते हैं। हरित लवक लेंस के आकार के अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक फीते के आकार का अंगक होते हैं। हरित लवक किस आकार का होता है? जैसे यहाँ पर हरित लवक की संरचना भी दिखाया गया है, तो इसका आकार किस रूप में है यहाँ पे बताया गया है वही बात को, कि हरित लवक अंडाकार, गोलाकार, लेंस के आकार का, चक्रिक फीते के आकार का, विभिन्न लंबाई के, जैसे 5 से 10 मीटर लंबाई होता है, चौड़ाई 2 से 4 मीटर की माइक्रोमीटर का होता है, मीटर नहीं सॉरी माइक्रोमीटर का होता है। इसकी संख्या भिन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक में एक, जैसे कि अगर हम बात करें अलग अलग चीज़ों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे क्लेमाइडोमोनास में 1 पाया जाएगा, पर्ण मध्योतकी में 20 से 40 प्रति कोशिका में मिल सकता है, यानी कि मीजोफिल सेल में। सूत्रकणिका की तरह हरित लवक द्विझिल्ली युक्त होते हैं। जैसे सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि 2 झिल्ली युक्त होता है, यह भी 2 झिल्ली युक्त होता है। उपरोक्त में 2 में से इसकी भीतरी झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम होता है। ठीक, इसकी भीतरी झिल्ली अधिक अपेक्षाकृत कम पारगम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की अपेक्षा में। हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए पदार्थ के स्थान को पीठिका कहते हैं। अंदर झिल्ली में घिरे हुए पदार्थ को पीठिका बोलते हैं। अंदर में क्या बोलते हैं? पदार्थ को पीठिका बोलते हैं।
पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त संरचना मिलती है। ये चपटे झिल्ली युक्त संरचना मिलती है पीठिका में। चपटे झिल्ली युक्त संरचना को क्या बोल रहे हैं? थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स सिक्के के जैसी, जैसे सिक्का नहीं होता, एक के ऊपर सिक्का को एक रखते जाएंगे तो छल्ला बन जाएगा। इस छल्ले को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। ढेर की भांति के रूप में मिलते हैं जिसे ग्रेना बोलते हैं। अगर सिर्फ एक छल्ला है तो इसको बोलते हैं ग्रेनम। अब बहुत सारे ग्रेना है तो उसको ग्रेना बोलेंगे, समझे? अंतरग्रेनल थाइलेकोइड्स, या इसको अंतरग्रेनल थाइलेकोइड्स भी कहेंगे। ग्रेना का दूसरा नाम अंतरग्रेनल थाइलेकोइड्स है। इसके अलावा कई चपटी झिल्लीनुमा नलिकाओं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड्स को जोड़ती है उसे पीठिका पटलिका कहते हैं। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने का काम ये जो संरचना कर रहा है इसका नाम पीठिका पटलिका है। एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ने का काम पीठिका पटलिका कर रहा है, ठीक। थाइलेकोइड्स की झिल्ली एक अतिरिक्त स्थान घेरे रहती है, रिक्त स्थान घेरे रहती है, इसे अवकाशिका कहते हैं, ठीक। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसमें छोटे द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए अणु राइबोसोम मिलते हैं। हरित लवक थाइलेकोइड्स में उपस्थित होते हैं। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा? तो थाइलेकोइड्स में। थाइलेकोइड्स में क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा तो हरित लवक में। हरित लवक में कहाँ पाया जाएगा? तो थाइलेकोइड्स में पाया जाएगा। हरित लवक में पाए जाने वाले राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और कोशिका द्रव राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। कोशिका द्रव में पाया जाने वाला राइबोसोम 80S होता है और हरित लवक में पाया जाने वाला 70S होता है। अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, उसमें भी राइबोसोम मौजूद था। कौन सा राइबोसोम था? यही 70S मौजूद था। अब हम लोग राइबोसोम के विषय में जानते हैं। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पोलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सघन कणिका में संरचना, एक कण के आकार का कणिका में बहुत छोटा संरचना था जिसका की खोज जॉर्ज पोलेट में 1953 में किया था। सबसे पहले किसने देखा? जॉर्ज पोलेट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कणिका में संरचना को। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि RNA और प्रोटीन का बना होता है। किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं। पहले भी हम आपको बताए थे प्रोकैरियोटिक कोशिका जब पढ़ रहे थे। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम से 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में उप-इकाई बड़ी व छोटी प्रकार के होते हैं। प्रत्येक राइबोसोम की उप-इकाई बड़ी और छोटी, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। यहाँ S श्वेडबर्ग अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यहाँ अगर से 80S बोल रहे हैं तो S का मतलब क्या है? श्वेडबर्ग इकाई और इसका अवसादन गुणांक। यह अपरोक्ष रूप से आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। S क्या घनत्व को व्यक्त करता है? आकार को और घनत्व को व्यक्त करता है। दोनों 70S और 80S राइबोसोम दो उप इकाई से बना होता है, ध्यान रखिएगा। साइटोपंजर, साइटोस्केलेटन, प्रोटीन युक्त विस्तृत जालिका व तंतु जो कोशिका द्रव में मिलता है उसे साइटोपंजर कहते हैं। कोशिका में मिलने वाले साइटोपंजर के विभिन्न कार्य जैसे कि यांत्रिक सहायता प्रदान करना, गति, कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। कौन? साइटोपंजर यानी कि साइटोस्केलेटन, कोशिका पंजर जिसको बोलते हैं। पक्षमाभ या कशाभिका सिलिया या फ्लैजिला, पक्षमाभिकाएं और कशाभिकाएं रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाला अपवृद्धि है। जिस प्रकार से हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में रोम और जालर को पढ़े थे उसी प्रकार से ये भी पक्षमाभिका और कशाभिका भी रोम के समान ही अपवृद्धि है जो कोशिका पर मिलते हैं, जो कोशिका को उनके चारों ओर तरफ वाले द्रव को गति करने में सहायक होता है। कशाभिका अपेक्षाकृत लंबे व कोशिका की गति में सहायक होता है, ठीक। कशाभिका क्या करता है? कोशिका को लंबा प्रदान करता है और कोशिका को गति प्रदान करता है। प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाए जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ और कशाभिका जीवद्रव झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र कहते हैं, ठीक। जब आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो कशाभिका है वो जीवद्रव झिल्ली से ढका हुआ है। इसके कोर को अक्षसूत्र बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, जो सूक्ष्म नलिका का बना होता है
मतलब चारों ओर सूक्ष्म नलिका होता है और बीच में भी सूक्ष्म नलिका होता है। जो लंबे अक्ष के समांतर स्थित होता है, अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है जिसे नौद्विक अरीय परिधि की और मतलब कि चारों तरफ परिधि पर नौद्विक के रूप में होगा, मतलब कि दो दो नलिका 9 जोड़े में रहेगा, ठीक, यानी कि 18 कुल मिलाकर, और 2 बीच के केंद्र में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो दो नलिका परिधि पर स्थित हैं जोड़े में, जिसको कि द्विक परिधीय नलिका कहते हैं, और बीच में अकेला एक एक करके 2 नलिका उपस्थित है, इसलिए इसको 9+2 प्रणाली भी कहा जाता है। जो कई सूक्ष्म नलिका का बना होता है जो लंबे अक्ष में समांतर स्थित होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है जो 9 द्विक परिधि की और इस व्यवस्थित सूक्ष्म नलिका होती है। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिका की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रकीय की सूक्ष्म नलिका की इस व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। केंद्रकीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रकीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, समझे, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जिसको कहते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका से अरीय दंड द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पे हम लोग तारक केंद्र को या तारकाय को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अरीय मतलब कि सूक्ष्म सिलिया और फ्लैजिला को संरचना को देखें, समझे। अरीय परिधीय सूक्ष्म नलिका ये है जो कि द्विक के रूप में उपस्थित है। ये दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है, बीच का सेतु जिसको अंतराद्विक सेतु बोल रहे हैं, और जो अंदर के जो सूक्ष्म नलिका है उसको केंद्रकीय सूक्ष्म नलिका बोलेंगे क्योंकि बीच में है, और इसके चारों ओर आवरण को केंद्रकीय सूक्ष्म नलिका बोलेंगे, ठीक। और जो परिधीय द्विक है और जो केंद्रकीय आच्छद है, दोनों के बीच के जो जोड़ने का काम कर रहा है उसको अरीय दंड बोलते हैं। और एक सिलिया और फ्लैजिला में 9 अरीय दंड मौजूद होता है। और परिधीय सूक्ष्म नलिका की बात करें, सूक्ष्म नलिका की बात करें तो 9 दूनी 18 परिधीय सूक्ष्म नलिका पाया जाता है और केंद्र में 2 नलिका पाया जाता है। और इसकी अगर प्रणाली को बात करें तो 9+2 प्रणाली से व्यक्त करते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। परिधीय द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं दोनों, जो पक्षमाभ और कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना में बाहर निकलते हैं जिसे आधारिकाय कहते हैं। तो दोनों का काम क्या है, पक्षमाभ और कशाभिका तारक केंद्र संरचना से बाहर निकलते हैं जिसे आधारिकाय कहते हैं। तारकाय व तारक केंद्र सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। तारकाय वह अंगक है जो 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्र के द्रव से घिरा होता है। तारकाय किस चीज से घिरा होता है, तो ये कोई प्लाज्मा झिल्ली से घिरा नहीं होता, ये किस चीज से घिरा होता है, अक्रिस्टलीय परिकेंद्र के द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारकाय में एक दूसरे से लंबवत होते हैं, यानी कि एक अगर ऐसे है तो दूसरा इसके ठीक विपरीत होगा, लंबवत होते हैं, जिसमें प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए की जैसी होती है। 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधि सूत्रक एक त्रिक होते हैं, मतलब कि चारों तरफ जो परिधीय द्विक हम पढ़े थे सिलिया फ्लैजिला में, इसमें द्विक नहीं त्रिक रहेगा चारों तरफ। और प्रत्येक सूचक एक त्रिक होता है। प्रत्येक पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं, ठीक, पास के त्रिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं अंतरा सेतु द्वारा। तारक केंद्र का अग्र भीतरी भाग को प्रोटीन का बना होता है जिसे धुरी या हब कहा जाता है। यह परिधीय त्रिक की नलिका से प्रोटीन का बने अरीय दंड से जुड़े होते हैं, ठीक। तारक केंद्र पक्षमाभ और कशाभिका के आधारिकाय बनाता है और तर्कतंतु कोशिका, 2 चीज बनाता है, आधारिकाय और तर्कतंतु, जो जंतु कोशिका के विभाजन में उपरांत तर्कतंतु उपकरण बनाता है। आइए केंद्रक पे चलते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक, कोशिकीय अंगक केंद्रक के खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्षारीय रंग से रंजित करने के बाद उसे क्रोमेटिन का नाम दिया गया। अंतरकाल अवस्था में जब मेटाफेज अवस्था चालू होता है तब कोशिका केंद्रक, जिसका कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, तो अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। केंद्रकीय अधात्री में एक से अधिक गोलाकार संरचना मिलती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हो सका कि केंद्रक आवरण 2 समांतर झिल्ली से बना होता है। इसके बीच के 10 से 50 नैनोमीटर का अतिरिक्त रिक्त स्थान पाया जाता है।
जिसे परिकेंद्र के अवकाश कहा जाता है। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव और केंद्रक द्रव के बीच अवरोधन का काम करता है। बाह्य झिल्ली समानता अंतःप्रद्रवी जालिका से सतत रूप से जुड़े होते हैं व इस पर राइबोसोम भी जुड़े होते हैं। निश्चित स्थान पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छन हो जाता है। यह छिद्र केंद्रक आवरण के दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। जब दोनों झिल्ली जुड़ता है तो केंद्रक छिद्र बन जाता है। इन छिद्र से होकर आरएनए और प्रोटीन सुगमता से अंदर की ओर चला जाता है। कोशिका द्रव केंद्रक की ओर आते जाते हैं। ठीक, साधारणतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हैं जिसकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित होती हैं, जैसे स्तनधारी जीवों की रक्ताणु व संवहनी पौधे में चलनी नलिका युक्त। क्या तुम मानते हो कि ये कुछ कोशिकाएं जीवित हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूँ। कोशिकाएं अधात्री व केंद्रक द्रव में केंद्रिका व क्रोमेटिन मिलता है कि गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव में पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका कोशिका द्रव केंद्रक के सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल है। जो कोशिकाओं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उसमें बड़े केंद्रिका पाए जाते हैं। यानी कि अगर कहीं पे केंद्रिका पाया जाएगा तो उसमें सक्रिय राइबोसोमल आरएनए मिल जाएगा आपको। जो कोशिका सक्रिय प्रोटीन संश्लेषण करेगा और केंद्रिका बड़े आकार में और अनेक पाए जाएंगे। आप याद करें कि अंतरालावस्था में केंद्रक के ढीली स्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु की जालिका मिलती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्था व विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमेटिन के डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं। तो क्रोमेटिन में क्या सब मिलेगा? डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, गैर हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी साधारण से गुणसूत्र के अंदर, क्रोमेटिन के अंदर। हिस्टोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त इतर हिस्टोन व आरएनए भी मिलता है। मानव की एक कोशिका लगभग 2 मीटर का होता है। मानव कोशिका कितना मीटर का होता है? 2 मीटर का होता है। डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़ा बिखरा हुआ होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए के संवेष्टन यानी कि पैकेजिंग को कक्षा 12वीं में विस्तृत रूप से जानकारी अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिका में दिखाई देते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर भी कहते हैं। इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तारक का गुणसूत्र के दोनों और द्वय गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़ कर रखना। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों के 4 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों के बीच में स्थित होता है। यहाँ पे हम लोग संरचना में भी देख सकते हैं कि ये एक मध्य केंद्रीय गुणसूत्र को दिखाया गया है जिसके बीच में गुणसूत्र बिंदु है और इसके ऊपर के आवरण को काइनेटोकोर कहा जा रहा है, तो जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच स्थित होता है जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। उप मध्य केंद्रीय गुणसूत्र यानी कि सब मेटासेंट्रिक में हम लोग देखते हैं कि गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है। यानी कि इस संरचना में अगर हम देखें तो गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा हट करके है, जिसके परिणाम स्वरूप एक भुजा छोटी हो जाती है, एक भुजा लंबी हो जाती है। अग्र बिंदु या एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी व एक भुजा अत्यंत लंबी हो जाती है। अंत केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु के रूप में शीर्ष पर होते हैं। जब हम गुणसूत्र बिंदु को पूरा शीर्ष पर पाएंगे तो इसको अंत केंद्रीय या टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र बोल देंगे। उम्मीद करते हैं आपको गुणसूत्र की ये संरचना समझ में आई होगी। आइए अब चैप्टर के छोटे से 1-2 लाइन वाले टॉपिक पे आ गए हैं और लास्ट हो गया है टॉपिक सूक्ष्म का।
बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, वे पौधे और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए कुछ सारांश को पढ़ लेते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिकाओं के समूह बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। कोशिका आकार व आकृति व कार्य की दृष्टि से भिन्न होते हैं। कुछ झिल्ली युक्त केंद्रक व अन्य अंगकों की अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका व जीव के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नाम से जानते हैं, जो जैसे कि हमने अभी विस्तार से पढ़ा भी। एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव से बना होता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका द्रव चयनित पारगम्य होते हैं और बहुत सारे अणुओं के परिवहन में भाग लेती है। अंतःझिल्लिका तंत्र के अंतर्गत अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिका, लयनकाय, रसधानी होती है। सभी कोशिकाएं अंगक विभिन्न एवं विशिष्ट प्रकार के कार्य करते हैं। पादप कोशिका में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करते हैं। तारक काय व तारक केंद्र पक्षमाप और कशाभिका का आधारीय काय बनाता है, जो गति में सहायता प्रदान करता है। जंतु कोशिका में तारक काय, तारक केंद्र कोशिका विभाजन के दौरान तर्कतंतु उपकरण बनाते हैं। केंद्रक में केंद्रिका व क्रोमेटिन का तंत्र मिलता है और यह अंगकों के कार्य को ही नियंत्रित नहीं करता है, बल्कि आनुवंशिकी की प्रमुख भूमिका अदा करती है। अतः कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। अंतःप्रद्रवी जालिका नलिकाओं व कुंडों की से बनी होती है। ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी व चिकनी। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पदार्थ के अभिगमन, प्रोटीन संश्लेषण, लाइपोप्रोटीन संश्लेषण, ग्लाइकोप्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। गोल्जी काय झिल्ली युक्त अंग होते हैं जो चपटे थैलीनुमा संरचना से बने होते हैं। इनमें कोशिकाओं का स्रावन संविष्ट होता है, जिनमें सभी प्रकार के बृहद अणु का पाचन हेतु एंजाइम मिलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से अंतःप्रद्रवी जालिका से संबंध होते हैं। सूत्रकणिका ऑक्सीकारी फॉस्फोलीकरण या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण में सहायक होते हैं। ये द्विक झिल्ली क्रिस्टी में अंतर्वलित होते हैं। लवण युक्त अंगक जो केवल पादप कोशिकाओं में मिलते हैं, ये द्विक झिल्ली युक्त संरचना है। लवक के ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया तथा पीठिका में अप्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न होती है। हरे रंगीन लवक वर्णक होते हैं, जिनमें कैरोटीन और जेनोटोफिल जैसे वर्णक मिलते हैं। पक्षमाप और कशाभिका कोशिका की गति में सहायता प्रदान करता है। कशाभिका पक्षमाप से लंबे होते हैं। कशाभिका तरंग गति में चलती है, जबकि पक्षमाप डोर्नोल्डन गति द्वारा करता है। केंद्रक द्विक झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, मतलब केंद्रक द्वारा झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। भीतरी झिल्ली केंद्रक द्रव और क्रोमेटिन द्वारा घेरे होते हैं। प्राणी कोशिकाओं में केंद्रक द्रव युग्मित होता है, जो एक दूसरे से स्थिर होता है। साथियों, अभी तक हमने कोशिका जीवन की इकाई अध्याय को पूरा कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया आपको समझाने का पूरा। तो शुरू से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और पूरा चैप्टर को हमने पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द मिलते हैं अगले अध्याय में कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के साथ एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए। तब तक बने रहिए, जमे रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि आपका जीतना और सीखना सुनिश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।